जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के संपूर्ण क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करा। मेरे मित्र, अब बारी है कि अगर हम लोगों ने खाना खा लिया है और साथ ही उसको पचा दिया है तो फिर उससे ऊर्जा कैसे निकलेगी, इस चीज को समझने की। और ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में पचे हुए भोजन से ऊर्जा किस तरह से निकलती है, उसके लिए क्या जरूरी होता है। मेरे मित्र, इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक आपके लिए सर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका पिछला टॉपिक था। साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ उसका कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। ऑप्शन है आपका 5, 7, 6 और 4। मेरे मित्र, सवाल यहां पे ये कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन के प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन के कितने अणु ग्लूकोज के एक अणु के साथ जुड़ते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें ये बताओ कि ये जो श्वसन की बात की जा रही है तो श्वसन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। मेरे भाई, आप सभी ध्यान में रखना, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर इसी को हम लोग सर शुद्ध हिंदी में श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है आपका? सर जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। सर इस हिस्से में क्या होता है? तो मेरे मित्र, अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि हम लोग जो कुछ भी भोजन खाते हैं उन सभी भोजन को हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र मौजूद होता है उससे निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं क्या करते हैं? पचा देते हैं। अब मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो अपने शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में रोटी, दाल, चावल ये सब चीज खाते हैं, इससे हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती है। इस रोटी, दाल, चावल से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसके लिए प्रॉपर एक क्या होता है सर? प्रोसेस होता है। पहले इसे पाचन तंत्र से गुजरना होता है और फिर मेरे मित्र श्वसन तंत्र से गुजरना होता है और श्वसन तंत्र की उपयोगिता यहां हमें समझ में आती है। सर पाचन तंत्र में तो भोजन पच जाएगा, बिल्कुल मेरे मित्र, मैंने आपको यह भी बताया है कि पाचन के प्रोसेस के दौरान जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थ में बदलते हैं। यानी कि रोटी, दाल, चावल ये सब हमारे लिए जटिल है, जब ये हमारे शरीर में पाचित होते हैं तो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अब मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पचा हुआ ग्लूकोज है ये जब हमारे बॉडी के अंदर सर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और मेरे मित्र, पचे हुए ग्लूकोज से या आप कह सकते हो पचे हुए भोजन से ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निष्कासन की प्रक्रिया सर श्वसन कहलाती है। मतलब आप सभी ये कह सकते हैं कि सर रिस्पिरेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये भी क्या है? जैव प्रक्रम का हिस्सा है, जिसमें क्या किया जाता है? आप कहेंगे पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है। तो मेरे मित्र, जो पहला डाउट आप सबों का था कि सर श्वसन क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण कर, बोले तो ऑक्सीडेशन कर, पचे हुए भोजन का ऑक्सीडेशन कर ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी श्वसन कहलाता है, यानी कि रेस्पिरेशन कहलाता है। तो जब भी आपसे सवाल करा जाए कि श्वसन क्या है तो आप कहेंगे पचे हुए भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आप कहेंगे श्वसन कहलाएगी। अब मेरे मित्र, आप सभी को यह मालूम है कि हमारे बॉडी में जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है और हम यहां कह रहे हैं कि पचे हुए भोजन का क्या करना सर? ऑक्सीडेशन करना। और आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन किसी के साथ जुटती है, तो ऑक्सीजन यहां किसके साथ जुटेगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी C6H12O6
पचा हुआ भोजन हमारे शरीर में क्या है, आप कहेंगे ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब ये 6O2 के साथ अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में, सर महत्वपूर्ण एंजाइम की उपस्थिति में, तब ये क्या बनाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में मेरे मित्र क्या करता है, तो सर ऊर्जा का निष्कासन करता है, यानी कि यहां पे आप एनर्जी लिख सकते हो। तो आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि आपके बॉडी में जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में आ गया है, वो ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा का निष्कासन कर रहा है। और मेरे मित्र आपके बॉडी में श्वसन प्रक्रिया के लिए होने वाली जो अभिक्रिया होती है, उसका रिएक्शन कुछ इसी तरीके से होता है। और इस रिएक्शन के माध्यम से आप सभी ये पता लगा पा रहे होंगे कि सर ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ग्लूकोज आर रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। यहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है उसके लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, सर 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए। कितने चाहिए, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के 6 चाहिए, और यहां पे ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज का 1 अणु होता है वो ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ अभिक्रिया करता है, तब जाकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी का निष्कासन करता है। तो भाई मेरा सवाल भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। अब आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा सही आंसर होगा। मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पे जो हमने ग्लूकोज की चर्चा करा, तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे, इसको हम लोग कोशिकीय श्वसन का ईंधन कहते हैं। या फिर जब भी सवाल पूछा जाए आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन इसमें से किसे कहा जाता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ग्लूकोज को जो है वो कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो मेरे मित्र इस बात को आप सभी मेंशन कर लेंगे यहां पे किस स्टार मार्क दे करके, क्या कि कोशिकीय ईंधन जब भी आपसे सवाल करा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज द सेलुलर फ्यूल, आप सभी कहेंगे कोशिकीय ईंधन के रूप में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को रखा जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि समस्त जंतुओं में जो आपका जैव रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है वो कौन होता है, तो सर ये जो ऊर्जा निकल रही होती है ये एटीपी के रूप में निकल रही होती है। और मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि निम्न में से जैव ऊर्जा का रूप है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैव ऊर्जा आपका एटीपी के रूप में निकलेगा, यानी कि यहां जो ऊर्जा निष्कासित होगी वो सर एटीपी के फॉर्म में होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होगी। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे, इसी को हम लोग ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी इसी फॉर्म में क्या होती है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन रिलीज होती है। और साथ ही साथ अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि समस्त जंतुओं में जैव ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, तो आप सभी कहेंगे सर एटीपी, ये भी लिख लीजिए। सार्वजनिक वाहक जैव ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाएगा, जैव ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैव ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को बोला जाता है, यूनिवर्सल कैरियर एटीपी को बोला जाता है। मेरे मित्र सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी ये याद रखना, आप सभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से परिचित हैं। क्या कहते हो कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O इसकी अभिक्रिया सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करके अपने बॉडी के अंदर क्या बनाती है, सर ग्लूकोज बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है। मेरे मित्र आप सभी जरा सा गौर फरमाएंगे तो आप क्या देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कि 6CO2 6H2O के साथ सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और C6H12O6 प्लस 6O2 का निर्माण होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, तो सर जस्ट उल्टा हो रहा है। यहां पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो प्रोडक्ट था वो आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण कर रहा है।
तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा, स्टार मार्क दे करके मेरे मित्र। वीवीआई है, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि श्वसन प्रक्रिया का विपरीत अभिक्रिया कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया कौन सा है, तो आप सभी कहेंगे सर श्वसन। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन, श्वसन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मेरे ख्याल से जो आपका रेस्पिरेशन का सर एक डेफिनेशन और एक बेसिक समझ थी वो क्लियर हो चुका होगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल मेरे मित्र आपके सामने है कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। मेरे मित्र जंतुओं में जो श्वसन होती है उसकी कुछ अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है जिसकी चर्चा आपको ऑप्शन के माध्यम से किया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत विकल्प है। मेरे मित्र आपका पहला ऑप्शन है कि इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। और हम सबों को मालूम है कि जब भी हम श्वसन की बात करेंगे तो सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया शामिल होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे मित्र ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। दूसरा है कि इसका सतही क्षेत्रफल भरा होता है, और मेरे मित्र आप सभी ने कई बार इस चीज को पढ़ा है कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, आगे हम चर्चा भी करेंगे, एल्वेओली होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं, और मेरे मित्र साधारण शब्दों में इसी को वायु कोष्टिका भी कहते हैं। और मेरे मित्र ये वायु कोष्टिका या वायु कोश क्या करती है, तो हमारे फेफड़े का जो सतही क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देती है, ताकि सर हमारे फेफड़े का जो आयतन है उसमें ज्यादा से ज्यादा एयर क्या हो पाए सर, बाहर से इनहेल हो पाए, अंदर जा पाए। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है कि इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा होता है, ये भी बात बिल्कुल ही सही है। और फिर तीसरा है कि यह समानता शरीर के अंदर स्थित होते हैं, बिल्कुल बात सही है। कि श्वसन तंत्र आपको ऐसे दिख रहा है क्या, किसी का भी श्वसन तंत्र आप देख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देख सकते, तो शरीर के अंदर स्थित होता है। अब कहा जा रहा है कि यह बहुत मोटी होती है, तो मेरे मित्र ये बात जायज नहीं है, ये बात जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सर कुछ महत्वपूर्ण अंग शामिल है, और उस अगर महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है, नोज है, ये श्वसन अंग का ही हिस्सा है। नॉस्ट्रिल्स के बाद जो हमारा सर फायरनेक्स है, जिसको हम लोग लैरनेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्वरतंत्र बोलते हैं, वो क्या है सर, हमारे श्वसन तंत्र का हिस्सा है। श्वास नली हमारे श्वसन तंत्र का हिस्सा है, फेफड़ा हमारे श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो मेरे मित्र श्वास नली या नॉस्ट्रिल्स, नासिका भस्म, नासिका छिद्र की बात करोगे तो ये सब क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं, ये मोटे नहीं होते। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो मेरे मित्र गलत विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी है। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सर, हमने आंसर कर लिया। लेकिन मेरे मित्र आप सभी अगर इस क्वेश्चन के आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन के जो शाब्दिक अर्थ हैं उसके साथ न्याय नहीं करोगे। कैसे गुरुजी न्याय नहीं करेंगे? मेरे मित्र यहां पे अभी तो हमने सिर्फ श्वसन की परिभाषा को समझा और ये पूछ दिया कि श्वसन तंत्र मोटा होगा या पतला, तो कॉमन सी बात थी, हमने जवाब दे दिया सर बहुत मोटी नहीं होती, ये पतली होती है। बस सवाल यहां पे ये है कि सर जंतुओं में जो श्वसन होता है, और अभी आपने मानवों में श्वसन तंत्र की चर्चा करा, तो जंतुओं में श्वसन ये होता किस तरह से, इसके लिए क्या विशेष अंग मौजूद होते हैं? मेरे मित्र बिल्कुल ये सवाल आपके जहन में भी आना चाहिए कि सर व्हाट डिड यू मीन बाय द रिस्पिरेशन इन एनिमल, जंतुओं में श्वसन का मतलब क्या हुआ? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग अपने बायोलॉजी के पार्ट को क्लासिफाइड करने की कोशिश करते हैं तो मोटे तौर पे कहते हैं कि सर हमारे पास पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं। अब मेरे मित्र जो पेड़ पौधे हैं उसे भी श्वसन की जरूरत होती है, और आपको यह ध्यान में रखना होगा मेरे मित्र, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि पादपों में श्वसन की प्रक्रिया, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया उसके संपूर्ण शरीर से होती है, उसके संपूर्ण शरीर से होती है, उसके संपूर्ण शरीर
यथा जड़, जड़, तना, तना एवं एवं पत्ती सभी के द्वारा होता है। यह सिंपल कह सकते हो, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया उसके संपूर्ण शरीर यथा जड़, तना एवं पत्ती से होती है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पादपों में श्वसन गैस के आदान प्रदान के लिए कोई वेल डेवलप्ड परिवहन तंत्र मौजूद नहीं होता है और न ही सर श्वसन तंत्र जो है आपको गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, क्योंकि पादप में किसी भी तरह का कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है, न तो श्वसन तंत्र न परिवहन तंत्र। हम लोग कहते हैं कि सर वो संवहन होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन का अलग हिस्सा है, लेकिन वेल डेवलप नहीं है। जिस तरह से जंतुओं में विकसित है उस तरह से नहीं है। तो पादपों में मेरे मित्र श्वसन तंत्र जो है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है, या आप ये कह सकते हो होता ही नहीं है। इसीलिए पादप जो है क्या करते हैं, अपने संपूर्ण के सभी भाग से जड़, तना, पत्ती सभी से क्या करते हैं सर, श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब एक सवाल यहां पे बन पड़ता है कि पादपों में श्वसन गैस का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, विसरण। तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान, पादपों में गैसों का आदान प्रदान, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, आप सभी ये याद रखेंगे, विसरण प्रक्रिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ये तो हो गई सर प्लांट की बात। अब अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें सर जंतुओं में श्वसन की। किसकी बात करें, जंतुओं में श्वसन की। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जंतुओं में श्वसन बेसिकली गैसों का आदान प्रदान। तो जंतुओं में गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए यानी कि गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होती हैं सर, अलग अलग अंग मौजूद होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, चला आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, जिसका बॉडी सर एक ही सेल से बना हुआ है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया। तो निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय तथा सर निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन सर विसरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। जंतुओं में श्वसन विसरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में, तो याद रखिएगा निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय कौन होंगे, आप हाइड्रा का एग्जांपल दे सकते हैं। तो मेरे मित्र एग्जांपल के तौर पे आप अमीबा लिख सकते हो, अमीबा लिख सकते हो, पैरामेसियम लिख सकते हो। अमीबा, पैरामेसियम ये सब क्या है, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जंतु। लेकिन वहीं पे हाइड्रा क्या है, आप कहेंगे निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु। तो इन सभी में जो श्वसन की प्रक्रिया होगी किसके थ्रू, विसरण के थ्रू होगी। अब मेरे मित्र आप सभी को यह याद रखना होगा कि यह तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन मुख्य रूप से जो जंतुओं में सर श्वसन अंग होते हैं, आप सभी ये याद रखेंगे कि मुख्य रूप से जंतुओं में जो श्वसन अंग होते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है, वो सर कौन कौन होती है। तो ध्यान में रखिएगा कि पहला होता है आपका श्वास नली। पहला क्या होता है, श्वास नली, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और फिर क्या होता है सर, गिल्स होता है। और फिर क्या होता है, फेफड़ा होता है। मतलब अगर आप निम्न श्रेणी के कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं को छोड़ करके अन्य जंतुओं की बात करेंगे, तो अन्य जंतुओं में जो श्वसन तंत्र के रूप में आपको श्वसन अंग मिलेंगे, चला वो क्या होगा, श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा। अब ये याद रखिएगा कि श्वास नली के सहारे किस प्रकार के जंतुओं में आपका श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो मेरे मित्र टिड्डा या फिर तिलचट्टा, इन सभी में आपको जो श्वसन की प्रक्रिया देखने को मिलती है वो किसके माध्यम से, सर श्वास नली के माध्यम से। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें मछली, अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, मछली की, या फिर हम बात करें सर सीप की, तो इन सभी में आपको श्वसन जो है वो किससे देखने को मिलता है, तो आप सभी कहेंगे सर गिल से देखने को मिलता है।
मेरे मित्र अगर हम फेफड़ा से बात करते हैं जंतुओं में श्वसन की, तो क्या मेढक, मेढक, इसके बाद जितने भी मेरे मित्र स्तनधारी होंगे, और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि स्तनधारी के अलावे मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे किसकी सर, रेप्टाइल्स की, यानी कि रेप्टेलिया वर्ग के जंतु की, तो इनके बॉडी में भी सर जो श्वसन की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, फेफड़ा से होगी। लेकिन मेरे मित्र एक स्पेशल हिंट आप सभी ध्यान में रखेंगे यहां पे, क्या कि मेढक में या लिख लो खास करके एम्फीबियन, एम्फीबियन में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। एम्फीबियन में श्वसन, एम्फीबियन में श्वसन फेफड़ा, फेफड़ा, त्वचा, त्वचा एवं ग्रसनी, एवं ग्रसनी तीनों से होता है, एवं ग्रसनी तीनों से होता है। और मेरे मित्र इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं सर, मेढक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन का मर्म था इसको आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है, कुपिका, नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनी, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब यहां पे बात करी जा रही है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो सबसे पहले आप इस डायग्राम पे फोकस कर लीजिएगा। ये मानव शरीर का क्या है सर, तो श्वसन अंग का डायग्राम है। और सिंपली आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र की, किसकी बात करेंगे, मानव श्वसन तंत्र की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसमें हमारा कौन कौन आ जाएगा, तो आप सभी याद रखेंगे सर, नासिका आ जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाक कहते हैं या नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। फिर कौन आएगा, ध्यान में रखेंगे स्वर यंत्र, और फिर सर श्वास नली तथा फेफड़ा संयोजित होकर के क्या करेगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर जो हमारा मानव श्वसन तंत्र है उसका निर्माण करेगा। मतलब नासिका, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा, ये हमारा संपूर्ण रूप से क्या कहलाते हैं या संयोजित होकर क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे श्वसन तंत्र कहलाते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि ये जो आप यहां पे देख रहे हैं चिला, इसको हम लोग नसल कैविटी यानी कि नासा छिद्र बोलते हैं या नासा द्वार बोलते हैं। और याद रखिएगा कि नासा द्वार के थ्रू जो हवा होती है वो कहां जाती है, हमारे अंदर जाती है। कैसे जाती है सर, तो सर नसल कैविटी जो है वो कहां खुलती है, तो आप सभी याद रखेंगे सर ये लैरिंक्स में खुलती है, जहां पे मेरे मित्र यहां पे क्या होता है कि जो श्वास है वो सर श्वास नली में जाता है, यानी कि ट्रैकिया में जाता है। और फिर मेरे मित्र इस ट्रैकिया के अंदर जैसे ही ये पहुंचता है तो ये ट्रैकिया भी आपका दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी श्वसनिका को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉन्सी कहते हैं या ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। तो अब ये जो यहां पे डिवाइड होता है इस तरह से, ये जो यहां पे इस तरह से डिवाइड होता है, तो ये भी अंदर जाकर के पतले तंतु जैसे सर कई संरचना में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोष्टिका या एल्वोली कहते हैं। तो मेरे मित्र जो एयर आपके अंदर जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, आप सभी कहेंगे सर नासा द्वार, या फिर हम कह सकते हैं नासा छिद्र के द्वारा जा रहा है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये ट्रैकिया हमारा दो पार्ट में विभाजित हो जाता है वक्ष गुहा के अंदर जाने पे, तो सर ये जो ट्रैकिया आपका दो भाग में विभाजित हो रहा है उसी का एक जूम डायग्राम आप सबों के सामने है। अब इस ब्रॉन्चियोल से, इस ब्रॉन्चियोल को हम लोग क्या कहते हैं सर, श्वसनी कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इस श्वसनी से फिर आपको पतली इस तरह की तंतु मिल रही है, और मेरे मित्र ये कई गुलिकाओं में बटी हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिवोली यानी कि कुपिका, या फिर इसी को हम लोग वायु कोष्टिका कहते हैं। तो आप सभी से जो सवाल करा जा रहा है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी नासा द्वार या नासिका छिद्र द्वारा ग्रहण की जाती है। ये कुपिका क्या करती है मेरे मित्र, याद रखिएगा कि श्वसन के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। श्वसन के लिए क्या करती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ठीक, अब मेरे मित्र श्वास नली, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप याद रखेंगे, इसी को हम लोग ट्रैकिया कहेंगे। क्या कहेंगे सर, ट्रैकिया। और ये कहां खुलेगा, आप कहेंगे सर ये
लंग्स में जाकर के खुलता है, यानी कि थोरैकिक कैविटी में जाकर के खुलता है। श्वसनी, तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि श्वसनी जो है इसको हम लोग ब्रॉन्सी कहते हैं। ये क्या होता है, तो आप सभी याद रखना कि श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर, वक्ष गुहा किसको बोल रहे हैं चला, ये जो छाती का पूरा पोर्शन है यहां तक, इसको हम लोग वक्ष गुहा थोरैकिक कैविटी बोल रहे हैं, और इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा बोला जाता है। तो श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर, श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर दो भाग में बंट जाती है, दो भाग में बंट जाती है, दो भाग में बंट जाती है, जिसे जिसे श्वसनी कहते हैं, जिसे श्वसनी कहते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन पथ में पक्षमाभ सिलिया की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है कि यह अंतःश्वसित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते हैं। दूसरा है कि पक्षमाभ फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। तीसरा है कि अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पक्षमाभ से चिपक जाते हैं। चौथा है कि पक्षमाभी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि यहां पे श्वसन पथ में पक्षमाभ की बात की गई है। तो ये पक्षमाभ है क्या, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र ये पक्षमाभ जो है ये आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पूरा श्वसन पथ, पूरा श्वसन पथ किसका बना होता है, तो आप ये याद रखेंगे पक्षमाभी, पक्षमाभी, पक्षमाभी उपकला, पक्षमाभी उपकला उत्तक का बना होता है, पक्षमाभी उपकला उत्तक का बना होता है। मेरे मित्र ये जो पक्षमाभी उपकला उत्तक होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलती है, और मेरे मित्र यही मिलकर के सिलिया का निर्माण करते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये पक्षमाभी उपकला उत्तक से इसलिए बना होता है क्योंकि इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो वायु के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर गए डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, तो सर चिपकाने का काम करता है, उसे हमारे लंग्स में ना भेजने का काम करता है। ऐसे तो वायु जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो वो सर नाक में मौजूद जो हमारा मतलब नोज हेयर होता है उसी से वो फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन मेरे मित्र आगे भी इसको फिल्टर करने के लिए सिलिया मौजूद होता है। अब मेरे मित्र फिल्टर करने का काम बहुत हद तक जो नाक में बाल मौजूद है वो तो कर ही देता है, इसके बावजूद ये सिलिया का उपयोगिता आप सबों को लग रहा होगा कि गुरुजी कहीं ना कहीं नहीं था। मेरे मित्र था। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि श्वसन पथ में पूरा का पूरा आपको क्या मिलता है सर, श्लेष्मा या म्यूकस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं, और ये बलगम हवा को अंदर जाने और बाहर आने में मदद करता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो सिलिया है मेरे मित्र, सिलिया ये क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है ताकि जो एयर का सर आवागमन है वो आसानी से होता रहे। तो सिलिया का काम मेरे मित्र न सिर्फ वायु में मौजूद जो आपका एंटी डस्ट पार्टिकल्स है उसको हटाना है या मौजूद पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को हटाना है, बल्कि सर फेफड़ा और वायुपथ से नाक की ओर स्थित जो बलगम आती है सर फेफड़ा से वायुपथ में, उसको साफ करना भी सर मूल काम है किसका सर, इसी सिलिया का। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप लोगों ने इस चीज को सुना भी होगा कि ये जो हमारा सर श्वास नली है इसमें ये जो सिलिया मौजूद होती है, तो किसी को भी अगर सर लंग्स कैंसर होता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है सर, ये जो सिलिया है ये प्राकृतिक रूप से भगवान ने हमारे अंदर दिया है कि जो नेचुरल डस्ट होगा उसको साफ करेंगे, लेकिन जो लोग ज्यादा धूम्रपान कर रहे होते हैं सर दुर्भाग्य से उसकी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक की सिलिया होती है वो क्या होती है, डेड हो जाती है, जिस वजह से आपके बॉडी के अंदर जो पॉल्यूटेड एयर है वो आते जाता रहता है और आपके फेफड़ा में संक्रमण पैदा करता है। तो मेरे मित्र आपके मतलब लंग्स को
कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बचाने का काम भी कौन कर रहा है सर, ये सिलिया ही कर रहा है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल आप सबों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बेहतर सवाल यहां पे, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि श्वसनी जो है वो फिर से श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, ब्रोंचियोल में बढ़ जाती है, और फिर उससे सर बहुत पतले पतले तंतु निकलते हैं जो कि एलोबोली यानी कि कुपिका का निर्माण करती है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये जो एलोबोली है ये क्या करता है सर, फेफड़ा का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। मेरे मित्र ये जो एलोबोली है इसका कार्य क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर फेफड़ा के सतही क्षेत्रफल का एक्सपेंड करना, या आप कह सकते हो कि श्वसन क्षेत्र के लिए, श्वसन के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना, श्वसन के लिए सतही क्षेत्रफल को क्या करना, बढ़ा देना। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये एलोबोली जो है वो हमारे लंग्स में क्या करती है, तो सर 400 से 800 वर्ग फीट का स्पेस बना देती है एयर को रहने के लिए। और आपको जानकर के ताज्जुब होगी कि हमारे दोनों लंग्स में, हमारे नहीं आपके भी सर, दोनों लंग्स में जो एलोबोली की संख्या है, जो सर कुपिका की संख्या है, वो कितना आप ध्यान में रखेंगे 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि फेफड़ों में कोशिकाओं के होने का क्या कारण है, पहला है कि फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे सतही क्षेत्रफल लिखे हैं मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि अनॉक्सी शोषण के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए और ग्लूकोज जब आपका अभिक्रिया करता है अनॉक्सी शोषण में तो सर ये किस तरह से विखंडित होता है। आप कहेंगे गुरुजी अभी तक तो आपने शोषण के बारे में पढ़ाया था, ये अनॉक्सी शोषण पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि मेरे मित्र जब हम लोग शोषण के प्रकार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शोषण के प्रकार की बात करते हैं, तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि सर ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है सर वायवीय शोषण, या पहले आप लिखो अवायवीय शोषण। पहला क्या होता है अवायवीय शोषण, और दूसरा क्या होता है वायवीय शोषण। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। मेरे मित्र इसी को हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और जो आपका वायवीय शोषण है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अब आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवायवीय शोषण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सर अनॉक्सी शोषण कहते हैं। सर क्यों कहते हैं, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वायवीय शोषण के लिए वायु मौजूद होती है, वायवीय शोषण के लिए सर वायु मौजूद होती है, और अवायवीय शोषण में सर वायु मौजूद नहीं होती है। अवायवीय शोषण में वायु मौजूद नहीं होती है। अच्छा यहां पे वायु से हमारा तात्पर्य क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन। किसका तात्पर्य सर, ऑक्सीजन का। तो अब हम ये कह सकते हैं कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय शोषण कहलाएगा। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय शोषण कहलाएगा। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि चला अवायवीय शोषण का मतलब ये हुआ कि सर इसको हम अनॉक्सी शोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, अनॉक्सी शोषण कहेंगे। और जो वायवीय शोषण है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी शोषण कहेंगे। ऑक्सी शोषण कहेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये अनॉक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण का तो मर्म हमें समझ में आ गया, लेकिन ये होता क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा होती है। पहला आपका क्या कहलाता है सर, तो सर पहला जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और दूसरा क्या होता है क्रेब्स साइकिल। यही 2 चक्र होते हैं आपके बॉडी में श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और जो आपका क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की सर उपस्थिति में होती है। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अनॉक्सी शोषण आपको कहां होगा,
आप कहेंगे सर अनॉक्सी शोषण जो है ये कोशिका द्रव में होता है। कहां होता है? कोशिका द्रव में, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। सर सवाल पूछा जाता है कि अनॉक्सी शोषण निम्नलिखित में से कोशिका के किस भाग में होता है? तो अनॉक्सी शोषण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी और क्रेब्स साइकिल ऑक्सी शोषण के दौरान। तो मेरे मित्र जो आपका अनॉक्सी शोषण है ये सर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में होगा, जबकि ऑक्सी शोषण जो है वो कहां होगा? आप सभी याद रखेंगे गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी तक हम सवाल पे नहीं आए हैं, अब बस जस्ट सवाल पे ही आ जाते हैं। एक छोटा सा डायग्राम आप सभी याद रखिएगा, आपका सारा का सारा भ्रम ही क्लियर हो जाएगा। मेरे मित्र अभी जस्ट आपने देखा कि श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, एक कोशिका द्रव और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप सबों को ये याद रखना होगा कि मेरे मित्र श्वसन की प्रक्रिया होगी किसके साथ? आप सभी कहेंगे सर ग्लूकोज के साथ, यानी कि C6H12O6 के साथ, C6H12O6 के साथ। याद रखिएगा कि C6H12O6 जो है, C6H12O6 जो है ये सर कोशिका द्रव में, C6H12O6 जो है ये कहां पे सर? कोशिका द्रव में, यानी कि साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में सर किसके अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। किसमें टूट जाता है? याद रखिएगा कि पायरुवेट में टूटता है, जिसको हम लोग पायरुविक एसिड भी कहते हैं, और साथ ही साथ 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन करता है, 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन करता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में ये रखना कि जब हम लोग पायरुवेट की चर्चा कर रहे हैं, जब हम लोग यहां पे किसकी चर्चा कर रहे हैं? पायरुवेट की चर्चा कर रहे हैं, तो आप सबों के मन में आएगा कि गुरुजी ये जो पायरुवेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि पायरुवेट का फॉर्मूला या पायरुविक एसिड का फॉर्मूला C3H4O3 होता है, C3H4O3 होता है, और ग्लूकोज C6H12O6 है। श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज के जो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के हैं, या ग्लूकोज के जो 6 कार्बन परमाणु हैं सर वो कितने में टूट जा रहे हैं? सर कार्बन के 3 परमाणु पायरुविक एसिड में टूट जा रहे हैं। अब मेरे मित्र ये याद रखेंगे कि यहां के बाद ये जो पायरुवेट यानी कि C3H4O3 है आपका, चला C3H4O3 है आपका, ये सर क्या होता है इसका? तो मैं इसको जरा सा ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझाने में हमें सर सटीकता हो। C3H4O3 पायरुविक एसिड का फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा ये। अब ये जो पायरुवेट है चला, ये क्या होता है? ध्यान में रखेंगे कि ये पायरुवेट ईस्ट में, ये पायरुवेट ईस्ट में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ईस्ट में ऑक्सीजन के अब्सेंस में किसमें टूट जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे C2H5OH प्लस CO2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? C2H5OH प्लस CO2 में टूट जाता है। अब यही पायरुविक एसिड चला, यही पायरुविक एसिड जो है आपका, यही पायरुविक एसिड जो है आपका सर हमारे मसल सेल में, यानी कि हमारे पेशी कोशिका में, हमारे पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में बोले तो O2 के अब्सेंस में, अब्सेंस में किसमें टूट जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में क्रैम्प का कारण बनती है, यानी कि सर हमारे मसल्स में दर्द का कारण बनती है। और इस लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे C3H6O3 होता है। क्या होता है? C3H6O3। और मेरे मित्र ये पायरुवेट जो है आपका, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पायरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसमें टूट जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर CO2 H2O प्लस ऊर्जा में आपका टूट जाता है। तो पहला चरण कहां हुआ चला? कोशिका द्रव में। और दूसरा चरण कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपसे सवाल क्या पूछा गया?
आपसे पूछा गया कि अनॉक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए और ग्लूकोज जो आपका रिएक्शन दिया गया है उसमें क्या भराएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ग्लूकोज के साथ जो प्रोडक्ट बन रही है वो CO2 और ऊर्जा बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे C2H5OH भराएगा और सही आंसर हमारा एथेनॉल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार A, B और C अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा ये किसका काम करेगा? आप कहेंगे कि सर ये ग्रसनी का काम करेगा। किसका? ग्रसनी का काम करेगा। और मेरे मित्र जो ये वाली हिस्सा देख रहे हैं इसी को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, जो कि किसका काम करेगा? आप कहेंगे स्वर यंत्र का काम करेगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे? अभी ना पढ़े हैं कि सर इसी को ना हम लोग श्वास नली यानी कि ट्रैकिया कहते हैं। तो मेरे मित्र आपका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि पहले में ग्रसनी, दूसरे में स्वरयंत्र और तीसरे में श्वास नली हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है या छोड़ता है? सांस लेता और छोड़ता है। तो मेरे मित्र सांस लेने और छोड़ने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। और जो श्वसन दर नॉर्मल है वो कितना है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है हम लोग 15 से 18 बार कहते हैं, यानी कि विश्रामावस्था में कोई भी वयस्क मनुष्य जो होगा वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग जिम वगैरह या कोई भारी कार्य करते हैं तो वहां पे हमारी जो सर ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है पायरुवेट, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा है आपका जल। मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम श्वसन प्रक्रिया की बात करें तो C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? आप कहेंगे सर 6H2O प्लस 6CO2 और साथ में हमारा क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। तो सर सीधे सीधे श्वसन प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद कौन हो जाएगा? आप सभी ये याद रखेंगे सर श्वसन प्रक्रिया का उप उत्पाद जो है वो हमारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान, तो चिला अगर हम पहला चरण आरंभ करेंगे ग्लूकोज का C6H12O6 का, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसको कोशिका द्रव से गुजरना होगा। और कोशिका द्रव में सर सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है वो 3 अणु वाले कार्बनिक यौगिक सर किस में टूटेगा? आप कहेंगे पायरुवेट में टूटेगा और साथ में मेरे मित्र ATP का भी निष्कासन होगा। अब मेरे मित्र दूसरे चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में सर ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में, कहां सर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में सर CO2 H2O प्लस ऊर्जा में टूटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मेरे मित्र पहले चरण का जो आरंभिक हिस्सा है उसमें तो हमें ATP ऊर्जा से मतलब है, हमें पायरुवेट से तो मतलब नहीं है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले चरण का जो आरंभिक भाग है उसमें ये पायरुवेट किसका काम कर रहा है? बाय प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद का काम कर रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पे होता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कई बार आपने बता दिया कि ऑक्सी विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसीलिए इसमें कोई लाग लपेटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका कौन सा प्रोसेस होता है? कहेंगे क्रेब्स साइकिल। और कोशिका द्रव में क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि सर कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। अगला सवाल देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है कि पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है, वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, फेफड़ा द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब यहां पे अंतः श्वसन की बात की गई है तो आपको यह समझना चाहिए कि जब भी हम श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन प्रक्रिया किसका कॉम्बिनेशन है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अंतः श्वसन प्लस उच्छ्वास का, किसका है सर, अंतः श्वसन प्लस उच्छ्वास का। अच्छा, अंतः श्वसन का मतलब क्या हुआ सर, इंस्पिरेशन, और उच्छ्वास का मतलब क्या हुआ, एक्सपिरेशन। अच्छा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इनहेलेशन, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनहेलेशन, और इसको एक्सहेलेशन। अब अंतः श्वसन तो हम लोग कहेंगे सर सांस लेने की प्रक्रिया, और उच्छ्वास तो हम कहेंगे सर सांस छोड़ने की प्रक्रिया। अच्छा, अंतः श्वसन और निह श्वसन, मतलब अंतः का मतलब क्या हुआ, श्वसन सांस अंदर ले रहे हैं, और जो हमारा मतलब बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां क्या होती है, आप कहते हैं सर ऊपर उठ जाती है। जैसी पसलियां ऊपर उठती है तो हमारा जो डायफ्राम है, जो थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर रहा है, वो संकुचित होकर के क्या होता है सर, चपटा हो जाता है, जिस वजह से अंदर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। और मेरे मित्र अंदर वॉल्यूम बड़ा होने से अंदर में वायु दाब कम होता है और बाहर में वायु दाब ज्यादा है, इसलिए बाहर की मोस्ट ऑफ द एयर हमारे क्या होते हैं सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि मनुष्य में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो मेरे मित्र ये एक नॉर्मल सा चीज है, आप खुद सांस लो, आप क्या देखोगे कि पसली आपका ऊपर उठ रहा है, पसली ऊपर उठेगा, और यहां जो डायफ्राम है, ध्यान देना, ये जो डायफ्राम है चिल्ला, जैसे ही आप सांस अंदर लोगे ये डायफ्राम आपका चपटा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और डायफ्राम चपटा हुआ, ये पसलियां ऊपर गई तो मेरे मित्र आयतन बढ़ जाएगा। तो आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पसलियां अंदर की ओर धंसती है, तो आप कहेंगे पसलियां अंदर की ओर तो नहीं धंसती है सर, अंतः श्वसन में जब भी लेंगे तो पसलियां बाहर की ओर फेंकेगी। तो मेरे मित्र पहला ऑप्शन ही गलत है। अब है दूसरा, पसलियां ऊपर उठती है, बिल्कुल सही है, और डायफ्राम सपाट हो जाता है। फिर है कि वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, बिल्कुल बड़ी होगी, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं हमारा थोरैकिक कैविटी बड़ा हो जाता है और फेफड़ा द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है, बिल्कुल बात सही है। तो मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें गलत कथन का पहचान करना था। याद रखना चला कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, और लंग्स और पसलियां जो है वो क्या होती है सर, अंदर चली जाती है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डायफ्राम चपटा होता है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट मात्रा बनी रहती है। मेरे मित्र क्वेश्चन में मर्म है, अटपटांग सोच करके मत आंसर सोच लीजिएगा। कह रहा है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो मेरे मित्र नॉर्मल ब्रीथिंग रेट के थ्रू जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं तो क्या होता है। पहला है कि सर फेफड़ा सिकुड़ जाता है, मेरे मित्र बिल्कुल नहीं। डायफ्राम चपटा हो जाता है, नहीं। सांस छोड़ने के क्रम में तो डायफ्राम चपटा ही नहीं होगा, जब सांस अंदर भरेंगे तब डायफ्राम चपटा होगा। तीसरा है कि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, ये भी मसला है कि गुरुजी सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा चला कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि सांस छोड़ने के दौरान हमारे लंग्स से वायु की संपूर्ण मात्रा नहीं निकल जाती है। अगर संपूर्ण मात्रा निकल जाएगी तो फिर श्वसन में सर क्या हो जाएगी, समस्याएं आएगी। हमारे शरीर में वायु की कुछ मात्रा रहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स कहते हैं, यानी कि वायु की अपशिष्ट मात्रा का आयतन कहते हैं इसको। और जो यहां पे कहा जा रहा है कि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, यह भी नहीं होगा। क्या कहिएगा कि सर फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट मात्रा बनी रहती है, और इसी अपशिष्ट मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं चला, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो आपका श्वास नली है इसको निपतित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने से कौन बचाता है सर, उपास्थि बल है, जो मेरे मित्र आप सभी कहते हैं
कि गुरुजी ये हमारा श्वास नली है और ये श्वास नली नीचे आकर के दो भाग में इस तरीके से बढ़ जाता है, तो चिल्ला इसमें आप इस तरह से उपास्थि के छल्ले देखते हैं। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि श्वास नली को निपतित होने से, श्वास नली को निपतित होने से बचाता है। आप सभी कहेंगे सर उपास्थि बलय, उपास्थि बलय क्या करता है, श्वास नली को निपतित होने से बचाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विखंडन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। मेरे मित्र आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सर ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आप कहेंगे क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। और क्रेब्स साइकिल के सर इनिशिएटिव में ही या शुरू होने से पहले ही आप सभी ये याद रखेंगे कि जो सर C3H4O3 हमारा पाइरुविक एसिड है, C3H4O3 जो हमारा पाइरुविक एसिड है, इनसे क्या होता है, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कार्बन के एक अणु, या आप कह सकते हो सर इससे कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु एवं हाइड्रोजन के चार अणु का क्या होता है, विमोचन हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें से निकल जाता है। और मेरे मित्र जब सैट्रिक एसिड के प्रोसेस में आती है तब वहां पे क्या होता है, तो मेरे मित्र इसी पाइरुविक एसिड का निर्माण जो है वहां पे सर कार्बन डाइऑक्साइड के दो मोल के रूप में होती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु के रूप में सर इसका निर्माण होता है। तो पूरे आपका क्रेब्स साइकिल के दौरान सर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बन रहे होते हैं, ध्यान में रखेंगे सर 3 अणु बन रहे होते हैं। इसीलिए सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। एक सर पहले ही CO2 के अणु जो हैं वो विमोचित हो जाते हैं और दूसरा सर बाद में सैट्रिक एसिड प्रोसेस के थ्रू। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि मांसपेशी में ग्लूकोज के अनॉक्सी शोषण द्वारा बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मांसपेशी में ग्लूकोज के अनॉक्सी शोषण के दौरान लैक्टिक एसिड बनेगा और इसमें हमें कोई लाग लपेटा नहीं है और हम सबों को मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6O3। सैट्रिक अम्ल आप कहेंगे सर खट्टे फलों में पाई जाएगी। पाइरुविक एसिड की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर C3H4O3 इसका फॉर्मूला होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। अब बहुत सारे छात्र इसमें भ्रमित होते रहते हैं, तो मेरे मित्र मैं आपके भ्रम को दूर करने के लिए यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अच्छा वो डायग्राम मैंने एनसीईआरटी वाली नहीं लाई है, तो एनसीईआरटी वाली नहीं लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये समझ जाना कि एनसीईआरटी में ये पॉइंट है और आपको एनसीईआरटी की बातें ही माननी पड़ेगी। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अंतःश्वसन करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, अंतःश्वसन करते हैं, अंतःश्वसन करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर सर नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता जाती है, याद रखिएगा 71%। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशतता जाती है, ध्यान में रखेंगे 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है सर 0.03%, 0.03%। और मेरे मित्र जब हम लोग क्या करते हैं सर, उच्छ्वास करते हैं, यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन की जितनी मात्रा जाती है सर उतनी ही मात्रा क्या होती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। और मेरे मित्र जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसमें कमी होती है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 16.4% के समथिंग होता है। और मेरे मित्र जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी भी मात्रा क्या होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो कि लगभग आपका 4.4% के समथिंग आता है।
तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि मानवों द्वारा समानता अंतःश्वसित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो सर जो हम लेंगे सांस उसमें 21%, जो छोड़ेंगे उसमें 16.4%। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। तीसरे ऑप्शन में है कि अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16%। मेरे मित्र बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र अगला सवाल जो आपका है क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि हम लोगों ने चर्चा करा किसकी, आप कहेंगे C3H4O3 क्या कहते हैं, पैरविक एसिड। C3H6O3 क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। तो श्वसन के दौरान जो 3 कार्बन वाले अणु बन रहे होते हैं उसमें आप कहेंगे कि सर लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट होता है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात बाकी और हमको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। मेरे मित्र बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता सकते हैं? अभी जस्ट हमने आपको बताया कि श्वास नली को निपतित होने से कौन बचाता है, कॉन्ट्रैक्ट चिपकने से कौन बचाता है। आप सभी कहेंगे सर उपास्थि बल है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप वहां पे कंसेप्ट लेते हैं तो मेरे मित्र वो कंसेप्ट आपके आगे के क्वेश्चन में भारी मदद करता है, छोटा मोटा मदद नहीं करता है, भारी मदद करता है। अब यहां पे आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा ध्यान में रखिएगा, डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या है, तो मेरे मित्र थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक कैविटी एवं एब्डोमिनल कैविटी, थोरैकिक कैविटी एवं एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने वाला क्या कहिएगा सर, डायफ्राम होगा। क्या होगा, डायफ्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय, वायुकोशीय मात्रा, अवशिष्ट मात्रा, श्वसन मात्रा। मेरे मित्र क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने समझाया कि श्वसन के दौरान हर एक समय हमारे फेफड़े में सर कुछ वायु की मौजूदगी होती है और वो क्या कहलाता है सर, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि अपशिष्ट मात्रा कहलाता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में मदद करता है। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। मेरे मित्र इस सवाल का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कि वायु कोश का कार्य क्या होता है, भोजन के अवशोषण में सहायता करना, रक्त को शुद्ध करना, भोजन को पचाने में मदद करना, गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। शुरुआत में लग रहा होगा कि गुरुजी क्वेश्चन को बहुत लेंदी ले जा रहे हैं, लेंदी नहीं ले जा रहे थे। जो शुरुआत के सवाल थे वो आपके आगे के सवाल का बेस था। और अब मेरे मित्र श्वसन से संबंधित इस तरह का कोई सवाल आपके सामने दिया जाए, मैं गारंटी दे सकता हूं आप 100% सटीकता के साथ जवाब देंगे। अगर नहीं भी आता होगा तो कंसेप्ट के बेस पे आप उसका सही आंसर करेंगे। अब मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता सकते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वायु कोश का काम जो गैसों का आदान प्रदान करना है उसके लिए सतह प्रदान करना होता है, यानी कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। आप कहेंगे श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे कार्बनिक यौगिक जो हैं वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं और इसी एटीपी को क्या कहते हैं हम लोग, आप कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि एटीपी के अलावे आपसे कभी कभार एडीपी से संबंधित भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
नेक्स्ट मेरे मित्र देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन को श्वसन पिगमेंट बोला जाता है। मेलानिन आपके स्किन में होगा और क्लोरोफिल आप सभी कहेंगे सर ग्रीन प्लांट में पाए जाएंगे। अच्छा, हीमोग्लोबिन को श्वसन पिगमेंट क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन चारों तरफ जाती है वो किसके सहायता से? सर इसी हीमोग्लोबिन के सहायता से। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही क्या माना जाता है? सर शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड माना जाता है। और बॉडी में ऑक्सीजन किस यौगिक के रूप में दौड़ता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में दौड़ता है। और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर होकर के लंग्स में आता है वो कार्बोक्सिक, जो हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिक एसिड के रूप में, या आप कह सकते हो कार्बोक्सीग्लोबिन कहते हैं उसको, उस रूप में वो हमारे सर पूरे बॉडी से रिटर्न हमारे फेफड़ा में आता है और फिर उच्छ्वास के दौरान वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां पे होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होगा। आप सभी कहेंगे सर इसमें कोई लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं। केंद्रक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का हिस्सा है। सर केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी को ईआर बोलते हैं हम लोग। और आप कहते हैं कि गुरुजी ये एक पाइप नुमा संरचना होती है, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है सर आर दूसरा होता है एसईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सवाल मेरे मित्र आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24 कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। और ये आपका माइंड चेक क्वेश्चन है मेरे मित्र, इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कि हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे वायु कोशिका होनी चाहिए, चला यहाँ पे वायु कोशिका होनी चाहिए। और हमारे फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन के आसपास क्या होती है? वायु कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं? एल्वेओली या फिर वायु कुपिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास डैश में शामिल होता है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। आप कहेंगे सर नाइट्रोजन जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर भी आता है। तो सर छोड़े गए सांस में नाइट्रोजन शामिल होता है जबकि हाइड्रोजन, जलवाष्प और हीलियम शामिल नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि नारी की धड़कन पल्स बीट डैश से मापी जाती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी धमनी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। फेफड़े के रुक जाने से, फेफड़े के संकुचन से, फेफड़े के अस्फीति से, फेफड़े के फैलाव से। मेरे मित्र क्या कहेंगे कि सर अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े में क्या होती है? अस्फीति होती है, जिस वजह से वायु क्या होती है? हवा में भर जाती है, जिस वजह से जो हमारा फेफड़ा है वो हवा से भर जाती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि सांस लेने की प्रक्रिया डैश में शामिल है। मेरे मित्र सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। प्रश्वसन और निश्वसन, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, अस्फीति और विस्तारण, अनुगमन और निगमन। तो आप कहेंगे अनुगमन और निगमन तो नहीं होगा, अस्फीति और विस्तारण की चर्चा ही नहीं करेंगे। कोशिकीय श्वसन की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किण्वन हम लोग कहेंगे सर ईस्ट में। अब रह गया हमारा प्रश्वसन और निश्वसन। तो मेरे मित्र मैंने अभी आपको बताया कि सांस लेना में सर दोनों चीज शामिल है, हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना। आप सुनते होंगे कि सर सांसें बंद हो गया, मतलब ना हवा अंदर गई ना हवा बाहर आया। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे जहां भी सवाल करा जाए कि सांस लेने की प्रक्रिया या फिर श्वसन, तो आप सभी कहेंगे इसमें प्रश्वसन और निश्वसन दोनों शामिल होगा। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र जो आपका रेस्पिरेशन था मेरे ख्याल से इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका होगा। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।